अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम मीट विद द स्टार्स में आज हमारे साथ जो स्टार मौजूद हैं, कहा जा सकता है कि शोबिस की दुनिया में उनका होना ऐसे ही है जैसे कि चाँद का आसमान पर होना। और ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मैं खुशी से फूले नहीं समा पा रहा। ये मुस्कुराहट जो है वो आप मेरे चेहरे पर भी देख रहे होंगे। बगैर किसी तअत्तुल के मैं लिए चलता हूँ समन अंसारी की जानिब। सबसे पहले तो मैम अस्सलाम वालेकुम, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार आपका। वालेकुम अस्सलाम और आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अ, रेडियो के पायनियर्स में से आप, एफएम के पायनियर्स में से आप, पता नहीं किस किस चीज़ के पायनियर्स में से आप, ठीक है। और सवाल जितने मैं सोच के आया था, जो कुछ करके आया था, वो गटमट हो रहे हैं। या ये शख्सियत का असर है या क्या कहूँ। सवाल जो पहला सवाल है मेरा वो ये कि इंस्पिरेशन थी या क्या था? आप आए आए और छा गए और छाते चले गए, क्या था ये? थैंक यू। इतनी ज़्यादा तारीफ़ एक साथ तो कम ही सुनने को मिलती है। इंस्पिरेशन एंड इनहेरेंट टैलेंट दोनों था। मेरे फ़ादर जो हैं उनका बैकग्राउंड मीडिया से, पाकिस्तान टेलीविज़न के पायनियर्स में से उनका ताल्लुक़ है। तो बचपन से वो माहौल घर में देखती आ रही थी। फिर हमारी जो फैमिली है वहाँ पे हमेशा टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। शर्त ये थी कि पढ़ाई नहीं इफ़ेक्ट होगी, पढ़ाई हरगिज़ नहीं इफ़ेक्ट हो सकती है। तो मैट्रिक में भी पोजीशन लेनी है, जो ली। यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन ली, वो भी ली। उसके साथ साथ जो करना है वो करो। कॉलेज में आई वाज़ अ डिबेटर, मैं गाती थी, मैं एक्ट करती थी। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों के सामने परफॉर्म करने में मुझे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है, और बोलना जो है इट्स अ सेकंड नेचर टू मी। सो रेडियो पाकिस्तान, फिर PTV 2, फिर PTV, फिर लॉन्च ऑफ FM 100 इन पाकिस्तान, फर्स्ट फीमेल वॉइस ऑफ FM इन पाकिस्तान। और अल्लाह ताला का इतना करम है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी वजह से लोगों ने अपने स्टोर रूम से बंद किए हुए रेडियोज़ निकाल के साफ़ किए और बिल्कुल, रेडियोज़ दोबारा सुनना सुनना शुरू शुरू किए। किया। इतना एहतराम, इतनी मोहब्बत, इतना सपोर्ट मिला मुझे मेरे लिसनर्स से। दैट वाज प्रॉबेबली द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ माय लाइफ। उसके बाद एक बहुत लंबा गैप आ गया। फिर मैं चली गई बाहर, वहाँ पे पढ़ने के लिए गई, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं सेटल हो गई, और 2 साल पहले फिर मैं लौट के आई कि वो एक वो कॉलिंग होती है ना आपके अंदर कि नहीं, मेरा फ़र्स्ट लव कुछ और है। तो आई न्यू कि जो माई छिपी हुई फ़र्स्ट लव चीज़ें इज़ होती हैं, मीडिया। जो छिपी हुई चीज़ें होती हैं वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से बाहर निकल आती हैं, और वो हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल हो गया। तो मैं वापस आई। अच्छा, कतई इरादा नहीं था एक्टिंग का। मैंने सोचा मेरा बैकग्राउंड एज एन एंकर है, पब्लिक स्पीकर है, उन्हीं लाइंस पे होंगी। एक दिन मुझे सुल्ताना सिद्दीकी आंटी मिल गई एक कॉफ़ी शॉप पे। अरे बेटा, तुम अमेरिका से कब आई? मैंने कहा आंटी बस रिसेंटली आई हूँ। क्या कर रही हो? मैं दुबई में होती हूँ, फ्रीलांस कर रही हूँ, आई एम डूइंग कमर्शियल्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल। देखती रही मुझे 2 मिनट। एक्टिंग करोगी? मैं कहा जी हाँ, एक्टिंग करोगी? मैं ड्रामों में? हाँ बेटा, रोज़ तो करती ही होगी और ड्रामों में करोगी। मैंने कहा कर लेते। 3 दिन बाद ना ऑडिशन हुआ, ना किसी ने बुलाया, फ़ोन करके कह दिया कल से शूट है और आप इस शूट में ये कैरेक्टर करनी है और स्क्रिप्ट आपको सीन्स पे ही मिल जाएगा। तो मैं अगली सुबह उठ के चली गई। वो कौन सा ड्रामा था जो सुल्तान आपा की सरबराही में, सरपरस्ती में आपने किया? जुगनू। जो टैलेंट होना काफ़ी है, शौक़ होना काफ़ी है, या इसमें कौन कौन से अनासिर हैं जो शामिल हों तो एक अच्छा ब्रॉडकास्टर बंदा बन सकता है या अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है रेडियो के लिए? देखिए, रेडियो में सबसे अहम चीज़ कंटेंट के अलावा आपकी ब्रीदिंग टेक्निक पे कंट्रोल है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे और इतना तेज़ बोलेंगे कि लगेगा जैसे तेज़ गाम पटरी से उतर गई है, तो ना सुनने वाले को समझ आएगा, ना उसमें इतनी एंकरिंग क्वालिटी होगी कि वो लैच ऑन कर सके, लोग चैनल बदल लेंगे। बहुत से एंकर्स या आरजेस को ये लगता है कि अगर हम बहुत कुछ बोलेंगे और बहुत तेज़ बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं और कुछ भी चलेगा। ऐसा नहीं है। पीपल वांट टू हियर गुड कंटेंट, ठीक है ना, हंसी मजाक अपनी जगह, लतीफ़े, सार्काज़म, लेकिन दे ऑल्सो वांट टू नो कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। और बजाय इसके कि आप उसको भाषण बना के पेश करें, अगर आप उसको एक ऐसे लेवल पे आके प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ यार, हमारे बराबर में रहने वाले भी ऐसे ही बात करते हैं और हमारी समझ में ये बात आ रही है। या कोई देहात में किसान काम कर रहा है तो उसको भी लगा जी आप ही की बात समझ आ गई है, ठीक है ना। दैट इज़ योर सक्सेस। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख़ुद नहीं करते हैं तो आप अपने प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर रिसर्च मिले, क्योंकि मीडिया बहुत पावरफुल है। आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, लोग उसी को बिलीव कर लेंगे।
हाँ, तो विदाउट रिसर्च, विदाउट मेकिंग श्योर कि आप जो चीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो सही है कि नहीं, ना पहुंचाइए। एंड यस, अगर आप एंटरटेनमेंट चैनल पे तो खुदा के वास्ते बातें कम करें, गाने ज़्यादा चलाएं। ठीक हो गया। खलीलुल्लाह फारूकी एक बड़ा नाम है एफ़एम का, उनके बारे में क्या कहना है? अब ये सवाल बिल्कुल भी नहीं था ज़हन में, अभी आपने जब नाम लिया तो मुझे नाम आ गया खलीलुल्लाह फारूकी। उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि उन्होंने एफ़एम की दुनिया में राज किया है नाइट शो में, तो क्या कहना है वैसे प्रोग्राम्स के बारे में जो नाइट शोज़ हैं और खलीलुल्लाह फारूकी साहब के बारे में? उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। नाइट शोज़ का मीडियम, थीम और मूड बहुत मुख्तलिफ होता है, वो हर एक के बस की बात नहीं। अगर आप मुझसे कहेंगे नाइट शो करें तो हो ही नहीं सकता है। अव्वल तो ये कि 10:30 बजे मैं खुद सो जाती हूँ। दूसरा ये कि आपको जो एक ऑलमोस्ट रोमांटिक मूड लेकर चलना पड़ता है, चाहे वो गज़लों के थ्रू है या पोइट्री के थ्रू है, वो कम लोगों की एक्सपर्टीज़ है। और जब तक आपको अपने डिपार्टमेंट पे उबूर हासिल नहीं है, आप उसमें कदम ना रखें। मैं हमेशा मॉर्निंग शो करती थी क्योंकि मेरा अंदाज़ कुछ इस तरह से कि चलिए जनाब उठने का वक्त हो गया है, ठीक है ना। रात को अगर मैं ये करना शुरू कर दूंगी तो प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। जो आरजेज़ या जो रेडियो प्रेजेंटर्स रात का प्रोग्राम करते हैं, वंस अगेन इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल एज दे से। दैट्स देयर एक्सपर्टीज़। मैं अगर सुनती हूँ, मुझे पसंद आता है, मैं सराह सकती हूँ, क्रिटिक बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर तो मैं खुद एक्सपर्ट होती तो मैं कह सकती थी कि हाँ फ़लाना गलत कर रहा है या सही कर रहा है। सही। ये बात बिल्कुल बजा है। दूसरी बात ये मैम कि जुगनू और वो आपने आगाज़ किया, जुगनू से आगाज़ हुआ या किया, ये तो मामलात हैं ही हैं। कौन सा किरदार जो अब तक आपने ड्रामे किए, कौन सा किरदार ऐसा जो आपने निभाया और आपको खुद पसंद आया कि हाँ ये किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा और इस किरदार की वजह से जो है मेरे किरदार पे भी फ़र्क नहीं आया और किरदार को बूस्ट मिला? अपने किरदार पे फ़र्क ना लाना सबसे बड़ा चैलेंज है एक्टिंग में। शुरू में होता था कि मैं जो भी कैरेक्टर प्ले कर रही होती थी वो मैं अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लेती थी कि घर आके भी मैं उसी मूड में रहती थी। एंड आई रियलाइज्ड कि अगर वो सैड कैरेक्टर था तो मैं उदास होना शुरू हो गई थी। तो वो चीज़ मुझे सीखनी पड़ी क्योंकि ज़ाहिर है मैं ना एक्टिंग स्कूल गई हूँ, ना मैंने किसी से सीखा है एक्ट करना। मुझे तो बस उठा के प्लेस कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया उस परफॉर्मेंस को, तो वन आफ्टर द अदर वो चलता गया। अब तक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो मेरे लिए कैरेक्टर्स रहे वो 2 रहे और दोनों बहुत मुख्तलिफ एक दूसरे से। एहतशामुद्दीन डायरेक्टर ने प्रीत ना करियो कोई, मैं उसका खुद तज़किरा नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से ये मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया। प्रीत ना करियो कोई में मुझे एक गांव की लड़की दिखाया गया, बहुत अंडर प्रिविलेज्ड, बहुत बेचारी और बहुत पंजाबी। और मेरा लहजा और तलफ़्फ़ुज़ कहीं से भी पंजाबी डायलेक्ट को नहीं रिफ़्लेक्ट करता है। मुझे वो बहुत चैलेंजिंग लगा था। प्लस मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, और उसमें मुझे डायरेक्टर ने सिर्फ कहा था कि समन तुम एक ज़िंदा लाश हो, ना तुम पलके झपकोगी, ना तुम बड़ी सांस लोगी, ना तुम्हारे वर्ड्स में टोनैलिटी आएगी। अब आप सोचिए कि आप एक रेडियो आर्टिस्ट से कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ में टोनैलिटी नहीं आ सकती, आपने फ्लैट बोलना है। वो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने एवरी स्टेप ऑफ द वे मेरे साथ बहुत मेहनत की। इस बात पे तो ये कहा जा सकता है कि जैसे रात से कह दिया जाए वो अपनी स्याही ख़त्म कर दे, चाँद से कह दिया जाए वो अपनी चांदनी ख़त्म कर दे, ये वाला मामला आपके साथ हुआ वहाँ। बिल्कुल, बट माय डायरेक्टर वाज वंडरफुल, व्हाट अ ग्रेट टीचर। बहुत मदद की उन्होंने, लोगों ने परफॉर्मेंस को पसंद किया, बहुत से लोगों ने तो मुझे पहचाना ही नहीं उसमें कि समन ये तुम थी। हैट्स ऑफ ना, कन्विंसिंग कैरेक्टर। आजकल जो मेरा ड्रामा ऑन एयर चल रहा है, दम पोख, उफ, ज़फ़र मेराज साहब ने क्या स्क्रिप्ट लिख दिया है और काशिफ निसार साहब ने क्या डायरेक्ट कर दिया है, और मुझे नोमान एजाज के ऑपोजिट खड़ा कर दिया है। मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई थी जब मुझे पता चला, बिकॉज ही इज़ वन पर्सन आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू। मेरे ख्याल से ही इज़ द फाइनेस्ट एक्टर इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी ही इज़ वेरी कंपेरेबल। अब जब पहले दिन मैं सेट पे गई तो नोमी भाई यूँ बैठ के ना सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर रहे। अब वैसी लाइंस में याद करी ज़फ़र मेराज साहब की 6-6 पेजेस की उन्होंने मोनोलॉग्स मेरे दिए, वो ऊपर से नोमान एजाज मुझे देखे, मैं इनका बस हो गया मुझसे। एंड सोने पे सुहागा मुझे पीर नहीं बनाया हुआ। बीबी साहिबा, नूरानी, वाइज, लविंग, पैशनेट, कंट्रोल्ड, हर चीज़ का अमलगमेशन है वो कैरेक्टर। तो पहले 2 दिन ये होता था कि मैं जब सीन्स कर रही होती थी, स्पेशली नोमी भाई के साथ, तो मैं उनको देख के लाइंस बोल रही होती थी और थोड़ी देर बाद मेरी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते थे। इसलिए बच्चे क्या हुआ है,
ओवरवेलम हो रही हूँ आपके प्रेजेंस से, इसलिए मैं रो रही हूँ। कहते हैं आज तक कोई नहीं रोया मुझे देख के, आई थिंक दिस इज़ रियली बैड। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए दिस इज़ माई स्टार स्ट्रक अपॉर्चुनिटी, यू नो, जिसको आपने हमेशा एडमायर किया, आपको उसके साथ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा। खैर उन्होंने बिठाया, काशिफ भाई ने बिठाया, उनका देखो तुम इस किरदार में ऑलरेडी हो, ये तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, हमें सिर्फ इसको कैप्चर करके सामने लाना है। टिप्स दी उन्होंने, कुछ डिलीवरी में कुछ चेंजेस बताई, पॉजेज़ इलोंगेट करना बताया, उनका जितना कर सकती हो अपनी आँखों को यूज़ करो, और आगे परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। आँखों को यूज़ करना वो तो खैर, चूँकि मैं कुछ ज़्यादा आपके पुराने फॉलोअर्स में से शामिल नहीं हूँ, मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं इनके नए करीबन जो है 6 माह पहले से जो फॉलोशिप मैंने स्टार्ट किया है, तो जो आँखों की बात है वो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हुस्न आधा है मुस्कुराहट में और पूरा है उसकी आँखों में। ये तो बात है, बिल्कुल ऐसा है। अब तो सहरा भी उससे जलते हैं, ऐसा सब्ज़ा है उसकी आँखों में। ये तो आप बात सुनेंगे भी, आपने देख भी लिया। मैम, किरदार आपने बता दिया कि नोमी भाई यानी नोमान एजाज के साथ आपको काम करके बहुत अच्छा लगा। डायरेक्टर कौन सा था जिनसे आपको सीखने को भी मिला और जिनसे आप मुतासिर भी हैं? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को मुतासिर करते हैं, तो वो खुद बहुत कम दूसरों से मुतासिर होते हैं। आप किन से मुतासिर हुई, कौन से डायरेक्टर से मुतासिर हुई? मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि अब तक मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, 99% ऑफ द डायरेक्टर्स हैव बीन ब्रिलियंट टीचर्स, ट्रू मेंटोर्स जो होते हैं ना। पहला ड्रामा जुगनू था फारूक रिन साहब के साथ, अनबिलीवेबल पर्सनालिटी और उनका सिखाने का तरीका ही और, ठीक है। मोहम्मद एहतशामुद्दीन, फैंटास्टिक। साइमा वसीम के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया, उसके बाद अगले प्रोजेक्ट में उन्होंने डायरेक्टर्स चॉइस के तौर पे मुझे बुलाया पूरी टीम से लड़के, उसमें मैं एक दादी बनी। वो भी आपके लिए एक चैलेंज था? सुने, दादी बनी हूँ मैं उसमें, एक जवान बेटे की माँ और एक पोती की दादी, और सब कहे ये बिलीवेबल नहीं होगा, आप समन को देखें वो दादी कहाँ से लगती है। और साइमा ने कहा मैं समन को ही ये कैरेक्टर दूंगी क्योंकि समन ही ये कर सकती है। मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है ये। काशिफ निसार भाई, ओ माय गॉड, आई एम वेटिंग टू डू माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद हिम। इनका तरीका, ही इज़ वेरी सटल, बहुत जेंटली समझाते हैं और समझाने से पहले पूछते हैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सर मैं तो बिहाइंड द कैमरा हूँ ही नहीं, ये तो आपका विजन है, आपसे पूछेंगे आपसे पूछेंगे आपसे पूछेंगे और फिर उसका जो मिलाप है वो प्रेजेंट करेंगे। सो मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ। एंड अगर मैं किसी का नाम इस वक्त नहीं मेंशन कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं कि यू नो उनके साथ मेरी बनी नहीं या मैं उनसे इम्प्रेस नहीं हुई, शायद इसलिए क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया दूसरों के मुकाबले में, तो इनका नाम लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं 3 नाम लेता हूँ, बल्कि 2 नाम लेता हूँ, 3 ले लिए जाएँ, 3 लेता हूँ मैं नाम। फवाद खान, फैसल कुरैशी, एहसन खान। इन तीनों में से किसी के साथ काम करने का मौका मिले, यानी तीनों ऑफर्स बैक वक्त हों, 3 ड्रामाज या 3 स्क्रिप्ट आपके सामने हैं, किस स्क्रिप्ट की जानिब जाएंगे, कौन से कैरेक्टर? देखिए, एहसन के साथ तो मैं काम कर चुकी हूँ, प्रीत ना करियो वो मेरे हस्बैंड बने थे और मैं उनकी वाइफ नंबर 1 बनी थी, तो वो तो स्टोरी हो चुकी है। फवाद खान और फैसल कुरैशी में से डेफिनेटली फैसल कुरैशी, क्योंकि मुझे फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल लगती है, और जब आपके को स्टार्स पावरफुल हों तो आपकी एक्शन और रिएक्शन से जो केमिस्ट्री आगे आती है वही कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करती है। फवाद खान इज़ अ ब्यूटिफुल मैन, हसीन इंसान है अनडाउटेडली, एक्टिंग भी उनकी मुझे ये बात आपने मेरे दिल की भी कही और हज़ारों लड़कियों के दिल की भी कही है। बिल्कुल। एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पसंद करती हूँ उनकी एक्टिंग को, मगर अगर हम कंपैरिजन करें तो एब्सोल्युटली फैसल कुरैशी के साथ। बल्कि मैं फैसल के शो पे इनवाइटेड थी एज अ गेस्ट, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि समन कौन से एक्टर हैं जिनके साथ आप, उन्होंने सवाल कंप्लीट भी नहीं किया था और मैंने कहा था फैसल कुरैशी, मुझे आपके साथ काम करना है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवालों में से एक सवाल ये कि हमारे जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, नए एक्ट्रेसेस आ रही हैं, हम आसान लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, नए अदाकार जो आ रहे हैं, इनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो टैलेंट आए का जो स्टार्ट किया काशिफ भाई ने, कैसर भाई ने, नवीद भाई, ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने स्टार्ट किया, उसमें से जो किरदार आ रहे हैं, अदाकार आ रहे हैं, उनके लिए या इससे हट कर जो मुख्तलिफ अकेडमीज़ भी स्टार्ट हुआ चाहती हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस बात पे वो गौर करें और फिक्र करें, किस बात के लिए? ठीक है, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, शायद कुछ लोगों को इतनी मुनासिब ना लगे, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत से नए लोग जो आते हैं वो अपने आप को स्टार समझते हैं।
एक स्टार होने में और एक परफॉर्मर होने में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना? अगर आप सिर्फ शोहरत के लिए आ रहे हैं तब तो आपका रवैया और नाज नखरे समझ आते हैं, लेकिन अगर आप वाकई एक्टिंग को एज एन आर्ट फॉर्म लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इतना इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं कि लोग फॉर डेकेड्स उसकी बात करें, देन यू हैव टू प्रेजेंट योर हार्ट एंड सोल। फिर ये बात नहीं हो सकती है कि मैं लंच में सिर्फ ये खाऊंगी और मैं 3 घंटे गाड़ी को वेट करा के उसमें बैठूंगी। फिर ये होगा मैं सबसे पहले सेट पे पहुंचूंगी, मैं स्क्रिप्ट को अंदर बाहर हिफ्स करूंगी, मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के जानना चाहूँगी कि इसको और बेहतर किस तरह से बनाया जाता है, मैं रिहर्सल्स करूँगी, मैं स्क्रिप्ट रीडिंग करूँगी, मैं सीआर करूँगी। अब तो आई सी ब्यूटीफुल चेहरे आ रहे हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना हुस्न है, लड़के लड़कियां दोनों एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, मगर उनके आने से पहले उनका एटीट्यूड आ जाता है, और जब वो एटीट्यूड आ जाता है तो वो स्पेस फॉर ग्रोथ रुक जाती है। आपकी लुक्स आपको कहाँ तक ले जाएंगी? बाद में तो लोग आपके टैलेंट की वजह से आपको याद करेंगे ना। अगर आप हर मुख्तलिफ ड्रामे में एक ही अंदाज से परफॉर्म करेंगे तो लोग कहेंगे क्या यार वही अंदाज है बात करने का, हाँ ठीक है प्रिटी फेस, बट व्हाट्स बियॉन्ड दैट। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर टैलेंट। और ये जो एजेंसी स्टार्ट हुई, आई थिंक दिस इज़ ब्रिलियंट, क्योंकि अगर मुझे कभी मौका मिला हुआ था एक्टिंग स्कूल जाने का, मैं ज़रूर जाती या किसी एजेंसी के साथ ट्रेनिंग ज़रूर लेती, बिकॉज देयर आर सर्टन थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एंकर हैं, मैं एक एंकर थी। एंकर का क्या काम होता है? यूं करके बात करना। एक्टर का क्या काम होता है? यूं करके बात करना, लेकिन नज़र ऐसे लेवल पे रखना कि लोग समझे कि उसको देखा जा रहा है, ठीक है ना? पूरी बॉडी को लेकर किस तरह से चलना, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस में कितनी कोऑपरेशन होनी चाहिए। इसके लिए मैं पिछले दिनों एक छोटा सा स्क्रिप्ट था हमारे स्टेज प्ले के लिए, तो मैं एक बात कह रहा था कि जो गाने वाला होता है उसे सुर और साज का इल्म होता है, वो सुर और साज को लेकर चलता है। जी। और जो अदाकार है जिसने जिस्म के ज़रिए से गाना है, जिसका जिस्म गाएगा, वो उसका एक एक अंग में सुर भी होने चाहिए, साज भी होने चाहिए और राग भी होने चाहिए, बिल्कुल। तब जाकर वो काम बनता है। तो वही मेरे दिल की बात मैम ने बात कर दी। और दूसरी बात ये कि एटीट्यूड वाली बात वाकई ऐसा है कि आपका जब रवैया जो है वो आ जाएगा, और रवैया भी इस किस्म का कि आपके नाज नखरे आ जाएंगे, तो फिर आप कामयाब अदाकार नहीं बन सकते। तो आज के इस तवज्जो से जो बात मैम ने कही वो आप तक पहुंच चुकी है। जो हमारे नए एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं, इसके अलावा और लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो स्टार बनने के लिए लाजमी है अदब की बात। वो अदब किसी तरह से भी हो सकता है। वो कहा था कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इसी तरह से ये जो करीना है, इस करीने को आपने संभालना है। मैम, आखिरी बहुत ज़्यादा बातें हमने की, वैसे तो मुझे तो लग रहा है बहुत कम बातें की हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बातें की। क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी नौजवानों को? क्या कहना चाहेंगी और क्या नेक तमन्ना है आपकी पाकिस्तान के लिए? माइक पकड़ लूँ। बहुत से लोग हालात की वजह से तंग आके ये कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या रखा है, हमें मुल्क से बाहर जाना है। मैं मुल्क से बाहर गई थी, 20 साल रही मुल्क से बाहर, और जितना कुछ वहाँ पे सीखा वो सब सीख के अपने मुल्क वापस आई। किस लिए? क्योंकि मेरी पहचान और आज जो कुछ मैं हूँ वो अपने मुल्क की वजह से हूँ। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज हुब्बुल वतनी प्रेजेंट करना या पेट्रियटिज़म को रिफ्लेक्ट करना कोई आपको बड़ा इंसान बना देता है, बट यही सच्चाई है। जितना कुछ मैंने यहाँ पे सीखा है और जितनी अपनाइयत यहाँ के लोगों में है, और जितनी हमारे अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी है एक दूसरे का ख्याल रखने की, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यू विल ऑलवेज बी एन आउटसाइडर इन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इसलिए अपने टैलेंट को अपने पेशेंस के साथ कपल कीजिए और अपने आप को यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, और फिर देखिए ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आप कामयाब हो जाएंगे। मतलब ये बड़े असलूब के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नाकाम नहीं, किसी भी सूरत में नाकाम नहीं होना, कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हमने की, अभी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे अभी चाहते हैं इजाज़त। अगर आपकी कुछ क्वेश्चन हो तो अभी हम 1 मिनट में जो है वो लाइव जाएंगे, तो वो क्वेश्चन जो हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मैम दोबारा से आपका कि आपने कीमती वक्त दिया। गयूर भाई कर लें, एक और सवाल यहाँ पे ऐड करेंगे। असिस्ट किया गयूर भाई ने मैं ये समझता हूँ जिस तरह से उसने तेज़ी के साथ, जितना तेज़ वो लड़का है, या सारी चीज़ें देखा मैंने। आपने एक बात बताई कि नाज नखरे वाली बात की, एक्टर या एक्ट्रेसेस नाज नखरे। मैंने ये चीज़ नोट किया कि वो एक ही वैन में तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस को लाना और वो जो है वो सेट पे पहुँच जाना। उनके बारे में, गयूर भाई के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सोशल मीडिया पे ये बात कुछ अर्सा पहले कही थी कि इस इंडस्ट्री में अगर कोई फेवरेट असिस्टेंट डायरेक्टर है मेरे, तो वो गयूर है।
मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, हिज प्रॉम्प्टनेस, हिज पोलाइटनेस, कितने ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं वो, हर एक का कितना लिहाज करते हैं, फिर भी काम निकलवाना आता है, ये सब क्वालिटीज़ उनमें अनबीटेबल है, तो ही इज़ माय फेवरेट। ठीक है, मतलब ये कि दमपुख्त जो है वो इन वजूहात उसकी कामयाबी जो है ये वजूहात भी शामिल हैं, यूरो का ये जो तरीक़ाकार है जिस तरह से वो लेके चलना जो है वो क्योंकि शामिल है। अगर बैक एंड स्ट्रांग ना हो, प्रोडक्शन टीम स्ट्रांग ना हो, तो कितने भी अच्छे एक्टर्स हो, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें, किस सीन में समन ने बीबी बन के कितनी अंगूठियाँ पहनी हुई थी, किस उंगली में कौन सी अंगूठी थी, किस लेवल पे चेन्स आई हुई थी, दुपट्टे का आंचल यहाँ था या वहाँ, ये सब चीज़ें मार्क करना अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स मयूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत सारी बातें हमने की समन अंसारी के साथ, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह ताला वक्त करीब में हम करेंगे, आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में हम बातें करेंगे और ऐसी ही नेक ख्वाहिशात के साथ कि जैसा दमपुख्त ड्रामा किया, जुगनू किया, प्रीत न करियो कोई, इस तरह के जितने भी ड्रामाज़ किए, हिट ड्रामाज़ किए, इसी तरह के ड्रामाज़ मैं चाहता हूँ, नेक तमन्नाएँ हैं कि करती रहें और हमारे साथ रहें, स्क्रीन पे नज़र आती रहें। और फिर वही बात का आगाज़ हुआ था, इंटरव्यू का आगाज़ हुआ था आँखों की ज़िक्र से और इख्तिताम भी आँखों के ही ज़िक्र से ही करेंगे। अच्छी आँखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सफदर अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।